जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। जो मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मैं कैपिटल तैयार कर रहा हूँ, उसको बचाने के लिए ये 2 एसपीजी के गार्ड समझिए जो प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं। That mutual funds are subjected to market risk. हाँ. What are those market risks exactly? भारत की जो जीडीपी है वो आज 3 ट्रिलियन की है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टोटल पूंजीकरण है या टोटल कैपिटलाइजेशन है वो भारत की जीडीपी से ज्यादा है 3.11 ट्रिलियन। स्टॉक मार्केट को ग्लोबलाइज जो किया, स्टॉक मार्केट को जो सबके दिलों में बसाया वो 2 लोगों ने, पहला हर्षद मेहता और दूसरे शख्स स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला। तो भारत के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये जो स्टॉक मार्केट है जो आज का हाई है, ऑल टाइम हाई जिसे कह रहे हैं, वो कल का ऑल टाइम लो होगा। घर के रक्षक के बारे में तो हम सब सोचते ही हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपनी जिंदगी की भी रक्षा करनी चाहिए? हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट रितिका एंड वेलकम टू द कानपुर स्टोरीज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो अपने काम के जरिए लोगों को उनकी जान की अहमियत याद दिलाते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर अतुल अग्रवाल, हु हैज हिज एक्सपर्टीज इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंसीज। हेलो अतुल जी, वेलकम टू द कानपुर स्टोरीज। लॉट ऑफ थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। Sure, thanks you. That was my pleasure indeed. And कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छे। तो अच्छा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए, कंसल्टेंट या इंश्योरेंस एजेंट, व्हाट वुड यू प्रेफर? मैम एक्चुअली में एजेंट जो वर्ड है वो बहुत ट्रेडिशनल वर्ड है हमारी फील्ड में। बेसिकली आजकल यंगर जनरेशन कंसल्टेंट प्रेफर करती है कि हमें एक कंसल्टेंट हायर करना है, बट एक्चुअली में ना हम एजेंट है और ना कंसल्टेंट है। जैसे पुलिस, डॉक्टर और फायर ब्रिगेड, इन तीनों की छुट्टी कभी नहीं होती। ये 24/7 ये काम करते हैं। True. वैसे हमारे पास कभी भी, क्योंकि एक तरीके से हम दुर्घटना प्रिवेंट करने वाले हैं, दुर्घटना के बाद जो सबसे अहम रोल होता है वो हमारा होता है। तो हमारी जॉब 24/7 की है। तो आप हमको किसी भी कैटेगरी में रख सकती हैं, चाहे वो कंसल्टेंट कहिए, चाहे वो एजेंट कहिए, और चाहे वो फैमिली प्रोटेक्टर कहिए। तो बट अगर हम इंश्योरेंस एजेंट टर्म की बात करें तो क्या ऐसा है कि अगर ये चीज, ये टर्म, ये आपके अगर नाम के साथ एसोसिएट होती है तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम्स आई हो या फिर कभी कुछ आपके साथ हुआ हो? बहुत बार हम लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है, एज एन इंश्योरेंस एजेंट, क्योंकि आज भी सोसाइटी जो है वो इंश्योरेंस एजेंट को बड़ा एक दूसरी नजरों से देखती है। जैसे मैं 2 इंसिडेंट हैं। जैसे जब मेरी शादी हो रही थी तब मेरे को बहुत समझाना पड़ा कि भाई मैं इंश्योरेंस एजेंट के साथ साथ मैं फाइनेंशियल प्लानर, फैमिली प्लानर, ये सब भी चीजें हैं। या इसका एक सबसे लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो कपिल शर्मा। इतना बड़ा कॉमेडी स्टार है वो, इतना बड़ा स्टार है, बॉलीवुड स्टार भी है, पिक्चरों में भी काम किया है। जब भी कपिल शर्मा से लोग पूछते थे कि भाई कॉमेडी तो ठीक है, एक्चुअली में तुम करते क्या हो? हाँ, ये तो तुम्हारी हॉबी हो गई, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? True. वही स्थिति हमारे साथ में है कि ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट तो पार्ट टाइम में है, फुल टाइम में, लेकिन एक्चुअली में तुम करते क्या हो? आज भी सोसाइटी में हमारे काम को काम नहीं समझा जाता है। तो ये एक चीज है। कई बार मैं बैंक में फाइनेंस कराने गया अपनी कार, तो बोला एजेंट है, क्या आप लग्जरी कार ले सकते हैं, महंगी कार ले सकते हैं या घर ले सकते हैं? तो उसको बताना पड़ता है कि नहीं भाई, अब वो ट्रेडिशन चेंज हो गया है और हम लोग एक सर्टेन लेवल के ऊपर आ गए हैं। भारत तरक्की कर रहा है तो हम लोगों ने भी तरक्की करेंगे। डेफिनेटली, आई गेस इसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है एंड लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। हाँ, बिल्कुल माइंडसेट चेंज होना चाहिए, और हम लोगों का भी माइंडसेट क्लाइंट के लिए ही है, क्योंकि इतना बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। 143 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है और अभी इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन बहुत कम है। हम लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, और आज भी मैं आपको बताऊं, इंडिया में इतना स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, सब कुछ होने के बाद भी जो कॉल क्लोज का रेशियो है हमारा, वो 5 कॉल्स अगर क्लोज होती हैं जब हम 100 कॉल्स करते हैं। तो मतलब कंपैरेटिवली रेशियो काफी कम है। हाँ, बहुत कम रेशियो है। 95% आज भी हमें रिजेक्शंस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, और इस दुनिया के जितने सारे बहाने हो सकते हैं वो हम इंश्योरेंस के रिजेक्शंस में हम लोग फेस कर चुके हैं। हाँ, बट आई गेस वो रिजेक्शंस का मे बी एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग समझ नहीं पाए कि इंश्योरेंस एग्जैक्टली है क्या। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो आप इंश्योरेंस को कैसे बताएंगे क्या है और लोगों को क्यों लेना चाहिए? देखिए, इंश्योरेंस एक्चुअली में जो व्यक्ति लेता है कभी उसके लिए नहीं होता है। एक्चुअली में इंश्योरेंस एक परिवार के लिए होता है। इंश्योरेंस
मेरे बाद मेरे परिवार के लिए है, या जिसने भी लिया है उसके बाद उसके परिवार के लिए है। किसी भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, या आप घर बनवाएं, आप अपने घर में गोल्ड परचेज करें, उसके लिए आप एक बैंक में या तो लॉकर लेते हैं, ठीक है। अगर आप घर बनवाते हैं तो घर के बाहर एक चौकीदार रखते हैं, ठीक है। सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना है। उसी तरीके से मेरे बाद मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए, ताकि उन्हें किसी के भी आगे अपने सर्वाइवल के लिए समस्या ना हो, उसके लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। पर क्या सबको लेना चाहिए इंश्योरेंस? हर उस व्यक्ति को इंश्योरेंस लेना चाहिए जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुकून और शांति चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस वो चीज है जो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो अपने लव्ड वंस का, अपने बाद अपने लव्ड वंस के ख्याल की बात हो, तो इंश्योरेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे दिन में हम 3 मील्स लेते ही लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम की चाय, वैसे ही हमारे पास हमारे फैमिली के वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में इंश्योरेंस की एक महती भूमिका है। तो अच्छा, जैसे 3 मील्स अभी आपने कही कि हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर लेते हैं, तो इंश्योरेंस के केस में वो 3 मेजर इंश्योरेंसेस कौन से होने चाहिए जो लोगों को जरूर लेने चाहिए? अगर मैं बात करूं तो 3 इंश्योरेंस नहीं होते हैं, ये पूरा एक वेल्थ क्रिएशन का पैकेज है। अच्छा। इसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 चीज, जब हम यंग एज में हो तो ही हमें प्लान करना चाहिए। यंग एज एज इन कितने तक में? जैसे ही हमने अपनी जॉब शुरू करी, ओके, ठीक है, जैसे ही हमने अर्निंग करी, तो हमें ये तभी से प्लान करना चाहिए। इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि जब मैं स्वस्थ हूं, जब मैं फिट हूं, तो मेरे को इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जबकि इसका सेकंड टर्म ये आता है कि जब आप बीमार होते हैं, आप अस्वस्थ होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी आपकी जरूरत नहीं होती है। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, तो हम जितनी जल्दी हो सकते हैं, हम उतनी जल्दी अपने वेल्थ क्रिएशन, अपने इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, किसी भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सेविंग। सेविंग के नाम पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक्चुअली में केवल सेविंग से वेल्थ क्रिएशन नहीं होती है, निवेश से वेल्थ क्रिएशन होती है। यानी कि आपको निवेश करना पड़ता है। इसी वेल्थ क्रिएशन का सेकंड पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कल को मेरे पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी, तो जो मेरी सारी की सारी सेविंग्स हैं वो खत्म हो जाएगी, अगर मैंने सही हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। इसका थर्ड पार्ट है वेल्थ क्रिएशन का टर्म इंश्योरेंस, जो कि आज की डेट में, पहले ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस होते थे जो कम पैसे देके कम बीमा मिलता था। आज की डेट में जो मॉडर्न टाइम पे है, वो कम पैसे देके ज्यादा बीमा मिलता है, जिसको कि हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। तो ये तीनों ही मील्स हैं एक तरीके से, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिसमें कि सारे की सारा आपका जो भी आपको जरूरत होती है वो कवर हो जाता है, और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करने की जरूरत है। ऑफन पीपल ये सोचते हैं कि पहले कमा लें, फिर खर्चा कर लें, फिर सोचेंगे कभी इन सब के बारे में। जिंदगी कभी समय नहीं देती दोबारा, जिंदगी पलट के समय नहीं देती है। कुछ चीजें हम जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है। True. क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं कि जहां पे रिवाइंड बटन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी बालासोर का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, लगभग 300 लोगों की डेथ हुई। हर उसमें कुछ जवान भी थे, कुछ बूढ़े भी थे। एक जवान व्यक्ति की जब डेथ होती है, उसकी फैमिली के ऊपर लायबिलिटी होती है। सबसे पहले ब्रेड बटर जो होते हैं फैमिली के, ब्रेड अर्नर्स जो होते हैं फैमिली के, जब उसकी डेथ होती है या कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, किसी गंभीर बीमारी से बीमार पड़ता है और वो अस्पताल जाता है, तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो यही है, क्या इसने बीमा लिया था? तो जिंदगी आपको समय नहीं देती है बीमा लेने के लिए, आपको पहले से प्लान करना पड़ता है। पर अभी जैसे हमने बालासोर इंसिडेंट की बात करी, तो उसमें काफी लोग, ऑफ कोर्स 300 लोगों की जाने गई, तो उनमें से बहुत से ब्रेड विनर्स थे या सिंगल अर्नर्स थे फैमिली के, तो उनकी फैमिलीज भागी होगी उसके बाद तुरंत इंश्योरेंस लेने के लिए। पर उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस केस में, जहां इतना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको क्लेम करना पड़ता है? क्या चीजें जो फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम्स का मेन कारण क्या है? देखिए, प्रॉब्लम्स का मेन कारण यह है कि पहली बात तो इंडिया में 70% लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं वो मेल डोमिनेटेड फील्ड है। ये यहाँ पे जेंट्स फैसला लेते हैं। ठीक है,
इसका सेकंड पार्ट ये है कि हम लोग कई बार कहते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए, अपनी वाइफ के साथ आइए, उनको मालूम तो चले कि आखिर आपने कहाँ पे निवेश किया हुआ है, कहाँ पे आपने किससे बीमा लिया हुआ है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कौन सा टर्म इंश्योरेंस लिया है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आज से 10 साल पहले कानपुर के ही मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका मैंने हेल्थ इंश्योरेंस किया था। अच्छा। उनको सडनली रात में हार्ट अटैक पड़ा, 2012-13 की बात है ये। ओके। वो हॉस्पिटल गए, सुबह उनको बताया गया उनकी फैमिली को कि इनका बाईपास सर्जरी होगा, करीब 2.5 से 3 लाख रुपए आपको डिपॉजिट कराने हैं। उनकी फैमिली को ये मालूम ही नहीं था, बच्चे छोटे थे, भाभी को भी नहीं मालूम था कि इन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था। सडनली उनका जो ऑफिस बॉय है, ऑफिस प्यून था, वो भाभी के पास आता है और कहता है भैया के पास एक आवत रहे जो ये बतावत थे जब हम उनका चाय देवत रहे कि अगर भैया तुम या फैमिली में कोनो बीमार पड़ जाई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे। और वो भैया के पास कई बार आवत रहे और भैया ने उनका चेक दिया है, हमारे पास कागज भी रखे हैं दफ्तर में। रात के 2 बजे फैक्ट्री खुलवाई गई, वो इंश्योरेंस के पेपर लाए गए, वहां से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया। आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप और इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था। मैंने उनको बोला आप घबराइए नहीं, इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस में कवर्ड है। और सुबह जाके अस्पताल में पेपर दिए उनके और सारा प्रोसीजर कराया। तो एक ये भी बहुत चीज है कि हम जो चीज जिसके लिए कर रहे हैं उसको तो एटलीस्ट बता के रखें। हाँ, दैट्स ट्रू। हम अगर एक नई शर्ट खरीदते हैं, एक नया घड़ी खरीदते हैं, तो हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे तुरंत अपडेट कर देते हैं, माई न्यू वॉच, माई न्यू शर्ट, माई न्यू कार। बट जिंदगी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी चीज हम अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करते हैं कभी कभी। एक मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में एक वर्ड यूज करता हूं, डॉन की लाल डायरी। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में एक डॉन होता था, उसकी लाल डायरी हमेशा पुलिस ढूंढती थी, वो हमेशा उसको बचाने के लिए परेशान रहता था। वैसे ही मैं कहता हूं फैमिली से, उस खास करके लेडीज से और बच्चों से, कि आप ये डॉन की लाल डायरी जरूर बनवाइए अपने हस्बैंड से, और सारे लोग मिलके बनाएं और उसको कहीं सुरक्षित रखें कि कहां कहां पे आपने निवेश कर रखा है, कितना बीमा ले रखा है, क्या आपकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या आपके डीमैट अकाउंट्स हैं, क्या पीपीएफ अकाउंट्स हैं, ये सारा डिटेल उसमें अपडेटेड होना चाहिए टाइम टू टाइम। दैट्स ट्रू। एंड आई गेस इस केस में तो लोग बहुत फॉर्चुनेट इनफ थे कि उनके पास एक ऑफिस बॉय था जो उसने उन्हें इन्फॉर्म किया कि अच्छा ऐसा ऐसा है। बट काफी केसेस में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है एंड उनको बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ता है। बट इसी से मेरे दिमाग में मेडिक्लेम आता है, जो कि काफी लोग भागते हैं मेडिक्लेम कराने के लिए, एंड कोई ना कोई या तो उनका क्लॉज फंसता है या तो वो उसको इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम करते हैं एंड इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपकी साइड से प्रोसीजर नहीं कंप्लीट है या कुछ। तो कभी आपने ऐसा कोई एग्जांपल देखा है कि बहुत छोटी सी मिस्टेक हो लेकिन उस मिस्टेक की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान बेयर करना पड़ा हो? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी, जो लोगों के मन में मिथ है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देना चाहती है, ये बिल्कुल गलत है। Okay. मैं पिछले 16 साल से हूं इस फील्ड में और ऐसा कोई भी क्लेम नहीं हुआ है जो जेन्युइन हो और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे ना दिया हो, चाहे वो छोटे से छोटा क्लेम हो और चाहे बड़े से बड़ा क्लेम हो। मेरे पास 5,000 रुपए से लेके 2 करोड़ तक के क्लेम हुए हैं। एक सिंगल क्लेम 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने उसे पे किया है। हमारे साथ एक हैबिट है कि हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो सच्चाई बताना नहीं चाहते। दूसरी चीज, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम अपने इंश्योरेंस एजेंट से काफी सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली में इंश्योरेंस एजेंट के लिए तो एक वो प्रीमियम का चेक है 20,000 रुपए का, लेकिन आपकी फैमिली के लिए वो 10 लाख या 15 लाख 20 लाख रुपए हैं। तो ऐसा क्या इंस्टेंट है कि आप बिना सोचे समझे इंश्योरेंस ले रहे हैं? जब इंश्योरेंस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपका एजेंट, आप उससे चीजें पूछिए। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम पूछते हैं ना कि आज ये जो सब्जी है ये व्हाइट ग्रेवी में है कि रेड ग्रेवी में है, ठीक है, या सावन चल रहा है तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा तो मेरे को जैन फूड चाहिए। इतना हम लोग डिस्कस करते हैं ना। किसी होटल में जाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे चेक करते हैं। तो ये इंश्योरेंस जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट चीज लेने से पहले हम क्यों नहीं सारे प्रॉज एंड कॉन्स पढ़ते हैं? वैसे भी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया है तो बिल्कुल थंब के 3 रूल हैं। फर्स्ट 30 डेज एक्सीडेंट कवर,
30 दिन के बाद से इमीडिएट बीमारी, जिसका इलाज के बिना अगर आदमी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, उसको अपना हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज, जो उसकी पुरानी बीमारियां हैं वो 2 साल बाद कवर होती हैं। बिल्कुल सिंपल थंब रूल्स हैं। आप बिल्स लगाइए, आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगाइए, रिपोर्ट लगाइए, इंश्योरेंस कंपनी में चेक करिए, वैलिड केवाईसी के साथ में। कई सारे ऐसे क्लेम हुए हैं जो 48 आवर्स के अंदर भी क्लाइंट के अकाउंट में आ गए हैं। और आजकल सारे बड़े हॉस्पिटल्स में कैशलेस अवेलेबल है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर करने पड़ेंगे। बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। एंड आई गेस उन डॉक्यूमेंट से एटलीस्ट एक बार तो आपको गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बीमारियां कितने टाइम पीरियड में कवर्ड है, किस में आप कितना क्लेम कर सकते हो, किस में नहीं। क्योंकि काफी लोगों का ये है कि वो इंश्योरेंस की वो बुकलेट देख करके ना वैसे ही घबरा जाते हैं कि अब इसको कौन पढ़ने बैठेगा। सिंपल सा 2 लाइन का आंसर है कि जब मुझे बीमारी ना हो तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूं, क्योंकि यंग एज में तो कोई बीमारियां ज्यादा होती नहीं हैं। और जैसे जैसे ईयर ऑन ईयर पास ऑन होते जाते हैं, वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ा देती है, और हमारे क्लेम का जो टाइम सेटलमेंट पीरियड है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए यंग एज में इंश्योरेंस लीजिए। और सारे अपने, अगर कुछ भी आपको बीमारी है भी, इफ यू आर डायबिटिक, आपको हाइपरटेंशन है, तो आप पॉलिसी लेने से पहले मेंशन करिए। हम लोग ये मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर को सब कुछ जाके बता देते हैं, बट कंसल्टेंट्स को ये सब बातें बताना नहीं चाहते हैं। वो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये इंश्योर करना चाहती है कि मैंने एक स्वस्थ व्यक्ति का बीमा किया है। ट्रू। एंड आई गेस अगर लोग ट्रांसपेरेंट होना शुरू कर दें या फिर अपने बारे में एकदम 1 to 1 जैसे वो डॉक्टर्स से अभी आपने कहा, वैसे वो कंसल्टेंट से भी बताना शुरू करेंगे, तो एज अ कंसल्टेंट भी आप उनको एक सही चीज सजेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग या कंसल्टेंट कम्युनिटी जो भी है या इंश्योरेंस कंपनीज भी है, उनका भी कहना यह है कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से आ रहा है तो और वो बीमा लेने का इच्छुक है, तो जहां चाहे वहां राय, कई सारे वेज हैं कि जहां पे हम उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं। जो अगर इंश्योरेंस हम उसको नहीं दे सकते हैं उस व्यक्ति को, तो वो उसके हित में है, और ये सबसे लास्ट ऑप्शन है जब इंश्योरेंस कंपनी आपको रिजेक्ट करती है। ट्रू। बट अगर अच्छा, इंश्योरेंस के इतने सारे फायदे भी आपने लिस्ट किए, फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडियन फैमिलीज में आज भी इंश्योरेंस एक बहुत टैबू बना हुआ है। उसके क्या रीजंस है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके लिए लोग रुक जाते हैं? एक्चुअली में है क्या कि आज भी भारत में जो बीमा है वो कहे सुने पे लिया जाता है। वेरी ट्रू। मेरे चाचा के लड़के का क्लेम नहीं पास हुआ था, पड़ोसी वाले शर्मा जी के लड़के का क्लेम नहीं पास हुआ था, ठीक है, तो हम क्यों ले? या एक मिथ ये भी है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा, मैं टर्म इंश्योरेंस लूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली में इंडिया में अभी भी लोग इस चीज की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी की नींव है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कितनी भी अच्छी एजुकेशन ले लीजिए, कितनी भी अच्छी जॉब कर लीजिए, लेकिन बुरे वक्त से पहले आपको आपकी नींव बचाती है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस है। That's true. इनफैक्ट मैंने खुद ये लाइव एग्जांपल्स देखे हैं, लोगों के पास इतना पैसा था, मतलब पूरी फैमिली वाज वेल्दी एंड रिच, बट सिर्फ एक बीमारी आने से, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया था टाइम पे, या जब कराया तब एज यू सेड कि कंपनी दे नहीं पाई उन्हें, तो इस चक्कर में उनकी जितनी वेल्थ थी वो सारी सिर्फ उस बीमारी को ट्रीट करने में निकल गई, जो कि शायद इजीली क्लेम हो सकती थी इंश्योरेंस के जरिए। सो अच्छा, टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ी है? कोविड के बाद लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत इंपॉर्टेंस को समझा है, लेकिन क्वेरीज का जो रेशियो है वो करीब 600% हो गया है। पहले अगर हम 100 लोगों के पास जाते थे तो हम 600 लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन उतना ही उनके पास कंफ्यूजन बढ़ गया है कि राइट हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। तो अभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पेस नहीं आया है इंडिया में कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक फैमिली की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे घर में ब्रेड खत्म हो जाती है सुबह ब्रेकफास्ट में, तो वो मैंडेटरी है, दूध आना ही आना है। वैसे ऐसा नहीं है
कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश जरूरी है, इसको करना ही करना है। घर में एक हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के बराबर का नया टेलीफोन आ जाता है, ठीक है। True. 1 साल के टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम के बराबर टीवी आ जाता है, स्मार्ट टीवी। लेकिन जो स्मार्ट टीवी और हेल्थ इंश्योरेंस के रिचार्ज करने वाला है, उसके लिए वो अपने और अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस नहीं करता है। खलती तब है लोग। एंड अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे लोग इंश्योरेंस से घबराते हैं, वैसे इंडियन फैमिलीज इन्वेस्टमेंट से भी बहुत ज्यादा घबराती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग इन्वेस्टमेंट में अभी भी क्यों नहीं आ पा रहे ढंग से? एक्चुअली में निवेश को लेके लोग बहुत भ्रमित हैं। बात ये है अच्छा। कि वो कहाँ करें। ज्यादातर लोगों का सोचना ये है कि मेरे पास तो छोटा पैसा है, तो मैं कहाँ लेके जाऊं। जबकि निवेश का एक मूल मंत्र है, छोटे पैसे से ही बड़ा पैसा बनता है, और उस छोटे पैसे को आपको बड़ा समय देना पड़ता है। ये एक थंब रूल है, ठीक है। आज की डेट में भारत में निवेश के बहुत सारे अवसर अवेलेबल हैं। आप बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप सही निवेश कम पैसे पे लॉन्ग टर्म के लिए करें तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। इसको मैं कहूं तो इंडिया में आज की डेट में 43% यंगर जनरेशन है। मैं उन सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करें, क्योंकि एक ऐसी चीज है, आपको सब चीजों के लिए लोन मिल जाएगा। आपको कार के लिए लोन मिल जाएगा, आपको घर के लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा। तो आप अपना रिटायरमेंट प्लान करिए। हाँ, वैसे भी पहले तो चलो फिर भी लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो ये सोचते थे कि चलो हमारा रिटायरमेंट गवर्नमेंट देख लेगी, हमारी पेंशन आती रहेगी जिंदगी भर। अब वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एंड आई गेस एज एन इंडिविजुअल आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी कि हम अगर रिटायर हो रहे हैं, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आगे की लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। सो दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, क्या आपको याद है आपने अपना पहला अमाउंट ऑफ मनी कब और कहाँ इन्वेस्ट किया था, एंड किसके कहने पे इन्वेस्ट किया था? मेरे ब्रदर स्टॉक मार्केट में ही है। अच्छा। 2006 में मैंने एक SIP खोली थी 1,000 रुपए की। ओके। शायद डेस्टिनी को ये मंजूर था कि पहली SIP मैंने खोली थी, और 2008 से मैंने बहुत लोगों की SIPs खुलवाई। मैंने उससे बहुत सारा पैसा, अपनी वेल्थ क्रिएट करी, और आज भी थ्रू SIP मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने बहुत सारा पैसा और वेल्थ क्रिएट किया है। तो अच्छा, पुराने जमाने में लोग अक्सर प्रॉपर्टीज में या गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते थे, उनको कहीं ना कहीं मतलब जहां प्रोडक्ट दिखता था उन्हें, वो उसमें इन्वेस्ट करते थे। बट आज की डेट में लोग या तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेना चाह रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं। दोनों में से प्रॉफिटेबल क्या है? एंड अगर उनको स्टॉक मार्केट की तरफ आज की डेट में जा रहे हैं तो वो किस तरह से उसमें निवेश कर सकते हैं? देखिए, जो आपने बात करी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। ओके। ठीक है, और इसके लिए आपका विजन और हॉरिजन होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूं, ये सही जगह पे है कि नहीं है। सेम चीज गोल्ड में भी है कि मेरे पास गोल्ड अगर है तो उसके गोल्ड से ज्यादा उसका प्रोटेक्शन महंगा है। मैं बैंक में रखूं या अपने घर पे रखूं या किस फॉर्म में मैं गोल्ड परचेज करूं, बट नो डाउट ये भी होना चाहिए। अब आपने बात करी स्टॉक मार्केट की। देखिए, स्टॉक मार्केट वो चीज है जो 1992 से पहले कोई भारत में जानता नहीं था। 1978 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई, BSE की। लेकिन स्टॉक मार्केट को ग्लोबलाइज जो किया, स्टॉक मार्केट को जो सबके दिलों में बसाया, वो दो लोगों ने। पहला हर्षद मेहता। कंट्रोवर्शियल और नॉन कंट्रोवर्शियल एक अलग चीज है, बट लाइमलाइट में स्टॉक मार्केट को लाने वाले स्वर्गीय हर्षद मेहता थे। और दूसरे शख्स स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला, जिनको कि हम वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कैसे आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को किसी से तुलना करना चाहूं तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंडिया में क्रिकेट आजादी से पहले खेला जाता था, लेकिन इंडिया में जो क्रिकेट दिलों में बसा, जहां से हीरो निकल के आए, वो कपिल देव की 25 जून 1983 की जो लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप पकड़े हुए ट्रॉफी है। शायद
ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी ये बात कही है कि उस दिन आंखों में आंसू थे और एक बड़ा सपना कुछ करने का दिल में ख्याल आ गया था कि हम बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद हम आज क्रिकेट में बहुत आगे पहुंचे। सेम वही चीज हुई 1992 के बाद से। इस देश में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, जो इस देश का दुर्भाग्य है कि वो समय से पहले चले गए, स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला निकल के आए और उन्होंने निवेश स्टॉक्स मार्केट की अहमियत को हम सबको समझाया। और इसी लेगेसी को फॉलो करते हुए अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से डरते हैं, तो म्यूचुअल फंड निवेश का एक सस्ता सर्वसुलभ साधन है। इस समय देश में 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड की। और पूरी दुनिया के 1000 बेहतरीन फंड मैनेजर्स, सीईओज, सीएफओज अवेलेबल हैं हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए, इस देश की जनता को मैनेज करने के लिए। और इन सब से ऊपर एक आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, लेकिन मैं उसका जवाब खुद ही दे देता हूं आपको, कि हम क्यों ट्रस्ट करें म्यूचुअल फंड के ऊपर, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। एग्जैक्टली, लाइक कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा है? तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं, इस समय देश में 4 ऐसे बेहतरीन संस्थान हैं जो हमारे हर एक निवेश के ऊपर बिल्कुल कड़ी नजर रखे हुए हैं। नंबर 1 सेबी। सेबी की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने साफ कह रखा है कि हम किसी भी तरीके से एंड यूजर, यानी कि जो निचले एक हमारा सबसे एंड निवेशक है, उसके पैसे की भी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। और ऐसी पॉन्जी स्कीम्स में कम से कम 13,000 ऐसी पॉन्जी स्कीम्स हैं जो पिछले 2 से 3 साल में हम लोगों सेबी ने बंद करी हैं। दूसरा, किसी भी देश की फाइनेंस इंडस्ट्री की जो जान होता है वो होता है उस देश का सेंट्रल बैंक। True. हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि अभी लास्ट मंथ जब बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर का अवार्ड वर्ल्ड वाइड दिया गया है, वो श्री शशिकांत दास जी को दिया गया है, जो कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस टाइम गवर्नर हैं। तीसरी चीज आती है एमफी, जो कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। उसने भी पिछले 30 वर्षों में, जब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी है, उसने पूरे के पूरे मार्केट को, ब्रोकर्स को, मीडिएटर्स को और एंड यूजर्स को रेगुलेट करके रखा है कि किसी भी तरीके का फ्रॉड ना एंड यूजर कर पाए, ना मिडिलमैन कर पाए और ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी कर पाए। तो इस तरीके से इन लोगों ने इसको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप कर रहे हैं। और इससे बेहतरीन एग्जांपल क्या हो सकता है? भारत की जो जीडीपी है वो आज 3 ट्रिलियन की है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टोटल पूंजीकरण है या टोटल कैपिटलाइजेशन है वो भारत की जीडीपी से ज्यादा है, 3.11 ट्रिलियन। ठीक है, तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप रेगुलेटर के साथ में जाते हुए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं पर भी म्यूचुअल फंड में आपके साथ में फ्रॉड होगा या कुछ भी गलत होगा, आप आइए और इस म्यूचुअल फंड की दुनिया में आप निवेश कर सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड्स के एड्स में अच्छा लास्ट में एक लाइन आती है दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। व्हाट आर दोस मार्केट रिस्क एग्जैक्टली? मार्केट रिस्क एग्जैक्टली ये है कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो मेरा पैसा है वो कितने समय के लिए है। अगर मेरा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसके लिए फंड्स अलग हैं। अगर मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसके फंड्स अलग हैं। अगर मेरे को मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए तो उसके लिए फंड्स अलग हैं। ये मेरे को डिसाइड करना है। जैसे मैं अगर वेजिटेरियन हूं तो नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाके मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो ऑप्शंस लिमिटेड हैं। या अगर एक साउथ इंडिया के व्यक्ति को पंजाब भेज दिया जाए तो उसके पास तो खाने के लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो वो गूगल पे सर्च करता है ना। ऐसे ही हमें अपने अंतर्मन से पूछना पड़ता है कि मेरी रिस्क कैपेसिटी क्या है, ये पैसा कितने समय का है। ठीक है, अगर बड़ा पैसा है तो और शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसके लिए फंड्स अलग हम पार्क कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में अगर बड़ा पैसा बनाना है तो लॉन्गर वर्जन पे जाकर के
आप छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एक मूल मंत्र है, वो है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, आई गेस वो चीज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं ना, आप कितने टर्म के लिए लगा रहे हो। बट टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स, आजकल लोग बहुत ज्यादा भाग रहे हैं कि उनको हर चीज गूगल से खुद से सीखने को मिल जाए, एंड दे डोंट वांट टू गो टू द कंसल्टेंट्स। तो उसमें और किसी कंसल्टेंट के थ्रू अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन में जाते हैं, एंड अगर वो गूगल के थ्रू अपने शॉर्टकट्स अपनाते हैं, दोनों में सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस क्या रहेगा? गूगल में बाईपास सर्जरी का लाइव के वीडियोस पड़े रहते हैं। हाँ। गूगल में स्टोन रिमूवल के वीडियो पड़े हुए हैं। क्या कर लेगा कोई? नॉट पॉसिबल। नहीं, पॉसिबल नहीं। कर सकता है बट लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जान की बात है। जान की बात है ना, तो पैसा भी जान बचाता है और पैसा भी कीमती होता है। तो हर जगह पे यूट्यूब, गूगल नहीं चलता है। या मैं एक एग्जांपल दूं, आप अगर किसी प्रॉब्लम से आपके यार आपकी फैमिली में कोई एक बीमार है या कोई एक सिम्टम्स दिख रहे हैं, और आप किसी पार्टी में जाइए और शहर का कोई एक वेल नोन डॉक्टर उस पार्टी में हो, तो क्या आप जाकर के उससे सीधे पूछने लगेंगे कि डॉक्टर साहब मेरी मदर को ये हो गया है और मेरे को ये आप दवा लिख दीजिए? तो वो आपसे क्या बोलेगा? कल सुबह आप क्लिनिक आइएगा, हाँ। आप एक्सरे लेके आइएगा, मैं उसके एग्जामिन करूंगा, तब मैं उसका ट्रीटमेंट या दवा बताऊंगा। तो एक तरीके से हम भी अपने निवेशकों से यही कहते हैं कि आप हमें समय दीजिए, आपकी जांचें हम करेंगे कि आपको पैसा, और आप हमसे सत्य यानी कि ट्रांसपेरेंसी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप सत्य और ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ रखिए, तो ही ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी एक सही राह पे जाती है। हाँ, आई गेस कंसल्टेंट्स का लीस्ट कंसर्न तो यही है कि आप बस हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए, एंड जब तक आप भी अपनी साइड से नहीं जानोगे कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है या वो कहाँ इन्वेस्ट करते आए हैं आज तक, कैसा उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तब तक आप भी उन्हें सही चीज रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। बट अच्छा, कंसल्टेंट्स की बात करें तो लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि सही कंसल्टेंट कौन है? देखिए, आज भी इंडिया में जो हमारा प्रोफेशन है वो मैक्सिमम जो है वो एक दूसरे के रेफरेंस के थ्रू ही होता है। वर्ड ऑफ माउथ चलता है। तो वर्ड ऑफ माउथ चलता है, और जब पैसा मेरा है तो मेरे को भी अपनी आंखें खोल के रखनी है कि जो मेरा कंसल्टेंट कह रहा है उस पर मेरे को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। उसको सोचना है कि क्या वो सही कह रहा है और क्या ऐसा हो सकता है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें भी डिस्कस करनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है अपना पैसा किसी भी चीज में। अगर हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं किसी की रेफर के थ्रू कि यार उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, तो हम पहले उसका मेन्यू कार्ड देखते हैं, उसका एटमॉस्फेयर देखते हैं, वहाँ का एम्बियंस देखते हैं, तभी तो हम उसके बाद वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं किसी के रेफरेंस के थ्रू, आपको रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं आता है, आप वहां से बिना खाना खाए चले जाते हैं। तो मैं निवेशकों से भी कहता हूं कि रिजेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। सही चीज सुनिए, चुनिए, और गलत चीज को रिजेक्ट करने की भी आदत डालिए। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, मैंने सुना है कि कहा जाता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे इजी है। सो इज इट ट्रू? एंड अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस सेक्टर में करना चाहिए? मैं अगर आज की डेट की बात करूं तो अगले 20 साल भारत के हैं। तो अगर हमें निवेश करना है थ्रू म्यूचुअल फंड भी, तो मैं केवल अपने सारे निवेशकों को एक ही बात कहना चाहता हूं, आने वाले भी और जो हैं भी, आप भारत पे भरोसा रखिए। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप अगर भारत पे भरोसा रख के, भारत के फंड मैनेजर्स पे भरोसा रख के, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर भरोसा रख के अगले 20 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी म्यूचुअल फंड के थ्रू। हाँ, म्यूचुअल फंड में निवेश बहुत इजी है, हो सकता है, और बहुत ट्रांसपेरेंट भी। ओके, सो अच्छा, हम अगले, अगर जैसे आपने कहा कि आपको अगले 20 साल के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, सो लोग अगर अगले अपने 20 साल के लिए, यंगर जनरेशन प्रिपेयर हो, तो वो रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में भी सोचती है। एंड क्या एग्जैक्टली करना चाहिए उन्हें अगर उन्हें अपना रिटायरमेंट एक हैप्पी रिटायरमेंट के थ्रू बिताना है? देखिए, आज की डेट में जो यंग जनरेशन है या जो भी लोग हैं, वो
एक तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, पहले अर्न, स्पेंड, अगर कुछ बचा इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट। True. ठीक है, जबकि इसके वाइसा वर्सा होना चाहिए, पहले इनकम, निवेश और उसके बाद खर्चे। हमारे पास इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 85% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास किसी भी तरीके की पेंशन नहीं है या सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है। True. आफ्टर कोविड की अभी आपने बात करी, आफ्टर कोविड लगातार हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, आफ्टर कोविड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें अगर एक अच्छी जिंदगी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान करनी है तो वो कब हो पाएगी? जब मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट्स में पैसे होंगे। तो अगर हम जितनी जल्दी निवेश स्टार्ट कर दें और अपने रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट की एज कुछ भी हो, 45 साल, 50 साल, 55 साल, कुछ भी हो, लेकिन हम जितनी जल्दी शुरू कर देंगे तो हमें रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग निवेश करते टाइम एक चीज भूल जाते हैं कि एक वर्ड है इन्फ्लेशन, वो हमारे को बहुत ज्यादा परेशान करता है अगर हमने अर्ली स्टेजेस पे शुरुआत नहीं करी। जैसे 2011 में जो 100 रुपए की वैल्यू थी वो आज 59 रुपीज बची है केवल। 41 रुपए 10 साल में कम हो गए। अगर किसी व्यक्ति ने निवेश किया होता, निवेश करता रहता, तो शायद आज उसके 100 रुपए की वैल्यू 300 रुपए हो जाती, तो उसको इस इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे मैंने आपको अर्लियर पार्ट में एक बात बोली थी कि दुनिया में सब चीजें फिक्स हैं, हमारा रिटायरमेंट भी फिक्स है। तो जो चीज फिक्स है उसके लिए हम तैयारी स्टार्टिंग से क्यों ना करें? मैंने निवेश की तैयारी तो कर ली अपने रिटायरमेंट के लिए, लेकिन इसके दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, जो कि मेरी जो मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मैं कैपिटल तैयार कर रहा हूं उसको बचाने के लिए ये दो एसपीजी के गार्ड समझिए जो प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं। इसके बिना वो भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी अधूरी है हमारी। तो अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना है और उसको दो अच्छे सपोर्ट पिलर्स की जरूरत है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में सिप। बाकी एसेट क्लास भी आप जरूर निवेश करिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज इन तीन चीजों को पूरा करने के बाद में होना चाहिए। हाँ, आई गेस लोगों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि अभी तक वो स्पेंडिंग को इन्वेस्टमेंट के ऊपर रख रहे थे, अब उन्हें अगर अच्छे से वाइजली सोचना है तो उन्हें इन्वेस्टमेंट को ऊपर रखना पड़ेगा स्पेंडिंग से। बट अच्छा, कोई ऐसा सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी है क्या कि हमें उतना इन्वेस्ट करना है अगर हमें अच्छा रिटर्न चाहिए उस इन्वेस्टमेंट पे? देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर, लेकिन जो हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री में थंब रूल है और हम लोग अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि एटलीस्ट टोटल अर्निंग का 20% आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। ओके। टोटल अर्निंग का ये आप ये मान के ही चलिए कि आपके पास जो आपकी सैलरीज आ रही हैं वो 80% आ रही, 20% आपको, और जैसे जैसे सैलरी का इंक्रीमेंट हो, आपके बिजनेस से इनकम बढ़े, ये अमाउंट आपको बढ़ाना है। अगर वो आई गेस लोग स्टार्टिंग से एक माइंडसेट बना लें कि वो मान के चलते कि इतने डिजिट्स में इतने फिगर्स में सैलरी आ रही, उसमें से जरा भी कम होता है तो उनको परेशान करता है। बट अगर वो एक माइंडसेट बना लेंगे कि 80% ऑफ सैलरी हमारी है एंड 20% ऑलरेडी कट चुकी है पहले से ही, जो कि कहीं ना कहीं किसी किसी जॉब में एज अ पीएफ कट भी जाता है, तो उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि कहीं जा रहा है पैसा, कहीं कलेक्ट हो रहा है। देखिए, निवेश को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है और खर्चों को नियंत्रित करना हमारे मन के हाथ में है। तो हमें शुरुआती वर्षों में अपने मन को नियंत्रित रखना होगा और अपने मन को बोलना पड़ेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आंखें बंद करके, और निवेश को बढ़ाना होगा। ठीक है, क्योंकि शौक पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। निवेश स्टार्ट करने का जो समय है ना, कल आएगा, वो बहुत मुश्किल से आता है। दैट्स वेरी ट्रू एंड आपने काफी सिंपल शब्दों में इसे लाइक सिंप्लीफाई कर दिया है। बट बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। बिल्कुल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप कंसल्टेंट ना होते तो आज और क्या कर रहे होते? सोचना बहुत मुश्किल है। ओके। सेकंड, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो आप यंगर जनरेशन को देना चाहें? स्टार्ट अर्ली और जितनी जल्दी हो सके
तीनों चीजें लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इक्विटी में निवेश। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बहुत छोटा सा। लोग आज मेरे से ये पूछते हैं कि बाजार ऑल टाइम हाई है, क्या करें? तो मैं उनको एक एग्जांपल ये देता हूं, उनको बताता हूं हमेशा अपने निवेशकों को। मेरी जो नानी थी वो क्लास 4th या 5th तक पढ़ी थी। जो मेरे मदर वाली जनरेशन आई वो सब ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट हुए, और जो हम लोग की जनरेशन आई वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब मेरी नानी को कहीं ना कहीं कमी लगी होगी एजुकेशन में, उन्होंने अपनी बच्चों को पढ़ाया। मेरे पेरेंट्स को लगा होगा पूरी जनरेशन को, तो उन्होंने हम लोगों को दूसरे डिफरेंट लाइन में पढ़ाया। ठीक है, तो हम लोगों ने सेंसेक्स देखा है 4,000 3,000 का, मेरे बच्चे सुन रहे हैं 64,000 65,000 का। और मैं फिर कहता हूं, अगर आप भारत पे भरोसा रखेंगे तो भारत के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, जो आज का हाई है, ऑल टाइम हाई जिसे कह रहे हैं, वो कल का ऑल टाइम लो होगा। ये बिल्कुल तय है। भारत में ऐसी कंपनीज हैं, ऐसा भारत के अंदर पोटेंशियल है। ये जो स्टॉक मार्केट है ये 64,000 65,000 66,000 पे रुकने वाला नहीं है, और इसका कोई अंत नहीं है कितने डिजिट्स में जाएगा। तो इसलिए यंगर जनरेशन को एक ही है, स्टार्ट अर्ली, बिलीव इन इंडिया एंड एंजॉय विद इंडिया। जेन्युइनली आई गेस ये काफी इंसाइटफुल एडवाइस है सबके लिए। थर्ड इज, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट सीक्रेट जो आपको हर कंसल्टेंट नहीं बताता है? एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट सीक्रेट कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट सीक्रेट एक ही चीज है, वो है समय, पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस की बात करें तो स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला का एक स्टॉक है वर्ल्ड फेमस, जो ₹2.30 पे उन्होंने परचेस किया था, आज ₹3200 पे ट्रेंड कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट सीक्रेट केवल एक ही है, वो है समय। और हम सारे कंसल्टेंट्स आपको बताने की कोशिश करते हैं कि समय समय समय, लेकिन बहुत कम लोग उस बात को मानते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन यह है कि निवेश छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर निवेश बड़े समय के लिए किया गया है तो वो आपकी जिंदगी में कुछ बहुत सारे जीरोस ऐड कर सकता है। That's fair, that's true. Okay, so SIP, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, इंसान को सबसे पहले क्या लेना चाहिए? सबसे पहले SIP और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और फिर जैसे ही उसके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस थोड़ा सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें डिस्कस करके लेना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि तीनों एक साथ ही परचेस कर ले यंगर एज में ही। ओके, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको किसी पुराने क्लाइंट से अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या सुनने को मिला है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है वो मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा। कोई भी बेस्ट नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए सारे क्लाइंट्स बराबर हैं। बस जब उनका कोई गोल पूरा हो जाता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड से पैसे इकट्ठा करके अपना घर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल करके वो अपने लिए अपनी बेटी की शादी में लगाते हैं, या उनका बच्चा विदेश पढ़ने जाता है, या अस्पताल में जब जिसका लव्ड वंस एडमिट हो और इंश्योरेंस कंपनी उसके क्लेम सेटल कर लेती है, तो फिर वहां पे जो उसके चेहरे का संतुष्टि होती है, उसके आगे सारे शब्द फीके पड़ जाते हैं। ठीक है। या कभी किसी की के फैमिली में मिसहैपनिंग होती है, और जब उसके पास इंश्योरेंस कंपनी उसके टर्म इंश्योरेंस का पेमेंट करती है, तो जो उसकी फैमिली के दो आंसू, जिस भाव को वो, क्योंकि हम पैसा दे सकते हैं, हम उस आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, True. वो भावना ही हमारे लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है। That's very true. I'm so glad to hear this from you. And काफी अच्छी रही कॉन्वर्जेशन, मुझे बहुत इंसाइटफुल लगी। आई होप आपको मजा आया। बिल्कुल, और मैं तो चाहता हूं आप भी यंग हैं, ठीक है, तो इस आप भी यहाँ से कुछ लेके जाएं कि कैसे यंग यूथ जो है इंडिया का, वो अगर इस पे थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी शॉर्ट आउट हो सकती हैं, बहुत छोटे स्टार्ट्स। डेफिनेटली यंगर जनरेशन के लिए पॉडकास्ट एक गोल्डन एडवाइस से कम नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू
आपने ये अपॉर्चुनिटी मेरे को भी दी इट वाज माय इस अपने प्लेजर। फ्लोर पे बुला करके। और बहुत से लोग फूड ब्लॉगर्स और ये सब होते हैं, शायद ये भी एक चीज जो है वो होनी आप चाहिए रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So that's it for today. अगर आपको भी पॉडकास्ट इंसाइटफुल लगा हो, then don't forget to hit a like and comment down below your favorite segment from this episode. A special thanks to our venue partner SyncU Civil Lines कानपुर। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ। Till then, this is Ritika signing off.